साथ ही आपको बताएं कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। आपको निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स से जुड़े सवाल भेजने हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर, और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए यूट्यूब पर और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, तो यहाँ पर जब भी आपके पोर्टफोलियो को बनाने की बात होती है तो उसमें तमाम एसेट क्लासेस को शामिल किया जाता है, और एसेट क्लासेस में शामिल करते हैं इक्विटी, डेट की बात हमेशा आपने हमें करता हुआ सुना होगा। लेकिन इसमें भी अब किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को आपको रीबैलेंस करना चाहिए, कहाँ कितना निवेश आपको बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, इस पर आज हम फोकस करेंगे, क्योंकि बाजार की चाल बदली है और ऐसे में अब आने वाले समीकरणों को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, पूरा मामला समझते हैं। मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों को हम बताते हैं कि पिछले महीने किस तरह से किस इक्विटी के एसेट क्लास में जो है हमने निवेश को बढ़ता हुआ देखा है और किस तरह की कैटेगरी में निवेश को बढ़ता हुआ देखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तमाम तरह के जो फंड्स हैं जहां पर हमने निवेश को बढ़ता हुआ देखा है, मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं जो इन्फ्लो है वो दूसरे नंबर पर है, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लो स्मॉल कैप फंड्स में आता हुआ हमने देखा है, और मल्टी कैप फंड्स भी इन्फ्लो बढ़ाने के मामले पर पहले 5 नंबर्स में ही शामिल है। और इसके अलावा लार्ज और मिड कैप में हमने देखा है कि इन्फ्लो जो है फंड्स का वो कम हुआ है। और अप्रैल में जहाँ तक डेट फंड्स की बात है, सो इसमें जो सबसे ज़्यादा इनफ्लो बढ़ता हुआ हमने देखा है वो है लिक्विड फंड्स में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर इनफ्लो के मामले में आता है मनी मार्केट फंड। तो कुल मिला के ये कुछ चुनिंदा कैटेगरीज जहाँ पर हमने इनफ्लो बढ़ता हुआ देखा है अर्नब जी। लेकिन जब भी पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो इक्विटी और डेट में लोग कहते हैं कि आपको एक फार्मूला अपनाना चाहिए और उसके मुताबिक उसे रीबैलेंस करना चाहिए। लेकिन सवाल अभी यही है कि जिस तरह की अनिश्चितता से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह के माहौल में हम हैं, किस हद तक आपको रीबैलेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितताएं अगर अभी भी बनी हुई हैं तो क्या अपने पोर्टफोलियो के एक्सपोजर को आपको हाथ लगाना चाहिए? जी, अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति हो, उनके पोर्टफोलियो में उनको एक एक्सपोजर यानी कि एसेट एलोकेशन करना होता है। उस एसेट एलोकेशन में ये तय होता है कि आपको डेट में कितना निवेश करना है, इक्विटी में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है, रियल एस्टेट में कितना करना है, कितना कैश में रखना है, ये सभी चीजें उसमें अंदर आ जाती है। अब इस प्रकार के माहौल में जब आपके सामने इतने बड़े रिस्क है, और मैं ये रिस्क पहले आपको गिना देता हूं कि देखिए, एक ओवरऑल रिस्क तो ग्लोबल जो सिचुएशन है वहां से आता है, क्योंकि आज की तारीख में रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वहां से एक जियोपॉलिटिकल रिस्क खड़ा होता है। दूसरी बात है कि जो हम यूएस में देख रहे हैं, जहां पर डेट सीलिंग की जो चर्चाएं हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच, तो वो उसमें कोई हल अब की तारीख आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक रिस्क है कि अगर जून के शुरुआत तक कोई नतीजा ना पहुंचा यहाँ पर, तो नॉट ओनली द यूएस लेकिन दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका बड़ा असर होगा। तीसरी बात है इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि इन्फ्लेशन आज की तारीख में इंडिया में थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन दूसरे देशों में अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा ऊपर है। और यहाँ पर इंडिया में इन्फ्लेशन जो कंट्रोल है उसमें भी एक रिस्क यही है कि अगर जो मॉनसून है वो सही नहीं निकलता तो उससे एक विपरीत असर होगा, तो इससे डेट इक्विटी दोनों पे असर होगा। तो इस प्रकार के माहौल में आपको अपना एसेट एलोकेशन जो तय किया हुआ है उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले देख लीजिए कि आज की तारीख में आपका जो एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन है वो कितना है और आपको किस एसेट एलोकेशन की तरफ जाना है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है डेट का एक्सपोजर, दूसरा होता है इक्विटी का एक्सपोजर, जो जहां पर मेनली आपको रीबैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो वेटेजेस है उसमें काफी बदलाव आते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप डेट के बारे में सोचे
तो इंडिया में जो रेट हाइक साइकिल चल रहा है वो नियरली पीक पे आ चुका है। रिस्क यही है आगे जाते कि अगर मॉनसून अच्छा हुआ, इन्फ्लेशन वापस से बढ़ गया, तो शायद एक और या दो रेट हाइक और आपको सहन करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट जो डेट का एक्सपोजर है आपको उसमें थोड़ा बाकी रख के बाकी का तो निवेश करना ही चाहिए, ताकि जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स बढ़े हुए हैं वो उसका आप लाभ ले सके। और जो इक्विटी के बारे में आप देख रहे हैं, तो इक्विटी में भी क्योंकि अगले 5-6 महीने में इस प्रकार की अनिश्चितता बनी रहेगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। तो ये 6 महीने 7 महीने में आपको धीरे धीरे करके जो इक्विटी का आपका एसेट एलोकेशन का मिक्स जो जहां तक पहुंचना है वो आपको करना पड़ेगा। मौजूदा समय में इक्विटी के किस कैटेगरी में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आज आप जो फिगर्स देख रहे हैं इक्विटी कैटेगरीज में, उसमें आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में है, उसमें इनफ्लो, नेट इनफ्लो ज्यादा है। अब आपको ये पहले ये समझना होगा कि ये नेट इनफ्लो ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो ये दो कैटेगरीज में खास करके पैसा आ रहा है वो पैसा एसआईपी के माध्यम से आ रहा है। और आप एसआईपी के फिगर्स देखिए, वो नॉट ओनली नई ऊंचाई पर जा रहे हैं लेकिन उस हायर लेवल पे स्टेडी है। तो ये उस प्रकार का पैसा है जहां पर लोग निवेश कर रहे हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाए, उसमें आपको हर प्रकार के एक्सपोजर की जरूरत है। तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की जरूरत है, लेकिन थोड़ा लार्ज कैप हैवी हो तो उसमें थोड़ा बैलेंस भी आ जाता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क भी ज्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपको स्मॉल और मिड कैप में एक्सेस एक्सपोजर लेना नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अगर ऑलरेडी मिड और स्मॉल कैप में इस प्रकार से एसआईपी से निवेश कर रहे हैं, तो फिर आपको जो अमाउंट्स है वहां पर आपको लार्ज कैप में बैलेंस करना चाहिए। वो लार्ज कैप फंड में आप कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है या आपको ये उलझन है कि किस प्रकार से आगे मार्केट की चाल रहेगी, मैं किस प्रकार से वेटेज करूं, तो फिर आपके लिए एक मल्टी कैप फंड अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट आपको पता है कि मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में आता है। तो वहां पर आपको हर एक कैटेगरी एक ही फंड में मिलेगा। अगर आपको क्लैरिटी है तो आप इंडिविजुअल कैटेगरीज में जाइए, वरना एक मल्टी कैप फंड लीजिए। डेट को लेकर किस तरह से अपनी रणनीति जो है आप बदल सकते हैं इस वक्त? डेट में देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप कितनी रकम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉक इन कर देंगे। अब देखिए, इसमें अलग प्रकार के निवेशक होते हैं। सीनियर सिटीजन फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि उनके लिए अप्रैल में एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें नॉट ओनली एक हायर लिमिट आपको मिल रही है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनको ये सब जो नई अपॉर्चुनिटीज है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, मंथली इनकम प्लान में, वो सबका पूरा लाभ लेना चाहिए और वहां पर निवेश कर देना चाहिए। दूसरी बात आती है दूसरे निवेशकों के लिए जो अलग प्रकार के निवेश में रुचि दिखाते हैं और वो डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर देखते हैं। वहां पर आपके लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, खास करके जब आपको पता है कि आपका गोल कब आने वाला है। तो उसके लिए आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के माध्यम से अपना रिटर्न्स लॉक इन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि धीरे धीरे करके आप जो लॉन्ग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं अलग प्रकार के, जिसमें पीएसयू बैंकिंग एंड डेट फंड्स हुए या इवन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हुए, वहां पर धीरे धीरे करके भी आप निवेश कर सकते हैं। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी। जो एक्सेस अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है वो शॉर्ट टर्म फंड्स, जिसमें लिक्विड फंड्स हो सकते हैं या इवन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, वहां पर आप रखिए और फिर धीरे धीरे करके उसका एलोकेशन करते जाइए। अब अगर किसी के पास पर्याप्त पैसे नहीं हो इस तरह के एलोकेशन के लिए और कोई गोल नज़दीक आ रहा हो, इनफैक्ट पहला सवाल यही कि अगर किसी का गोल इस वक्त नज़दीक आ रहा हो तो किस तरह से एलोकेशन में तब्दीली करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका गोल नजदीक आ रहा हो, अगर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट उसके लिए सेट असाइड न किया हो, यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट उसके लिए ही अलग से नहीं बनाया हो, तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप ये रकम कहाँ से निकालेंगे। और खास करके इसमें
आपको ये देखना होगा कि किस आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लिक्विडिटी है, किस में से निकलना सही होगा, क्योंकि जो अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें आपको एक एग्जिट का भी एक टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, और वो रकम आपको जो लिक्विड फंड्स है उसमें ही या डाल देने चाहिए, ताकि इसमें से रिस्क हट जाए और जब आपको पैसा चाहिए तब आप उसे ले सके। तो ये आपको तय करना है कि आप ये जो रकम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो नजदीक आ रहे हैं उसके लिए आप विड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हो, और उसका आपको शॉर्ट टर्म फंड्स में ही, डेट फंड्स में ही उसको रखना है। उसके लिए आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप रिस्क लेना की कोशिश करेंगे तो उसमें अगर चीजें आपके मुताबिक न चली तो उसमें रिस्क ज्यादा है कि आपका गोल अचीव करने में फिर तकलीफ होगी, और जो रकम है उसमें भी आप नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त पर डेट फंड्स के चुनाव को ध्यान में रखने के लिए हमें बॉन्ड यील्ड्स की चाल को कितनी अच्छे से पढ़ना चाहिए, और क्या अगर फिक्स इनकम में निवेश की बात हो तो क्या केवल डेट फंड्स को ही कंसिडर किया जा सकता है या और भी कोई जरिया है? ये जो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके डेट फंड्स के लिए, क्योंकि डेट फंड्स और यील्ड्स में जो रिलेशनशिप है उसके मूवमेंट एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आपके यील्ड्स बढ़ते हैं तो फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में उस तरह का निवेश करना होगा जिससे आप उसका लाभ ले सके, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यील्ड्स बढ़ते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपको एक फॉल इन वैल्यू दिखाई देगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिसमें निवेश कर रहे हैं वो आगे जाते हुए किस प्रकार का रिटर्न दिखाएंगे। तो अगर आप देखें तो आज की तारीख में जो शॉर्ट और मीडियम टर्म के यील्ड्स है वो भी काफी बढ़ चुके हैं, और जो कर्व है वो नियरली फ्लैट हो चुका है, यानी कि आप जो 10 ईयर यील्ड है उसे 7% के आसपास देख रहे हैं। अगर आप 2 और 5 साल का यील्ड देखें तो वो भी वहीं पे है। तो आपके पास चॉइस है कि जहां पर आपका गोल हो उस समय के मुताबिक आप उस प्रकार के डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि आप सही प्रकार से उसमें एक बार निवेश कर दे। दूसरी बात ये आती है कि आप इसका पूरा जो विश्लेषण है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में करें, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि आपका अल्टीमेट नेट यील्ड क्या है, और नेट यील्ड इसी पे आधारित होता है कि जो एक्चुअल अर्निंग है उसमें से आपका कितना टैक्स भी जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट्स की यील्ड फॉर एग्जांपल आपको शायद अट्रैक्टिव ना लगे एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन की बात अलग है, क्योंकि उनको नॉट ओनली एक हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है पर उनके लिए 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन भी होता है इस प्रकार के इंटरेस्ट के लिए। तो आपके लिए जो अलग प्रकार के डेट फंड्स है वो एक सही ऑप्शन है आज की तारीख में, क्योंकि उसके सामने जो आपके पास ऑप्शन है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, पीपीएफ है, अगर आपने अकाउंट आपका खुला हुआ है, या सुकन्या समृद्धि है, वो एक स्पेसिफिक गोल्स के लिए है, तो उसके लिए अगर आप उसमें निवेश करें तो ठीक है। लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है उसमें डेट फंड्स आपके लिए एक वैरायटी देता है कि आपको कहाँ निवेश करना है, किस प्रकार का एक्सपोजर लेना है, और उसमें आप चॉइस भी कर सकते हैं कि कहाँ से किस प्रकार के फंड में मूवमेंट करें। अगर आप ये तय नहीं कर सकते तो आपके पास एक डायनामिक बॉन्ड फंड का भी कैटेगरी है जहां पर फंड मैनेजर ये तय करता है, तो उसमें आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगले 6 महीने अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें, यहाँ पर क्या शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई रणनीति बनाई जा सकती है अगर आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के जरिए ऐसा ना करना हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अमूमन उसी तरह से बनाया जाता है जहाँ पर आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं और आप एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करना और अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमाने हैं 6 महीने के नज़रिए के आसपास से, तो क्या इक्विटी में आप डायरेक्ट एक्सपोजर लेकर भी ऐसा कर सकते हैं, या क्या ये करना सही है? देखिए, आप कर तो सकते हैं, लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको इस प्रकार के छोटे नजरिए से इक्विटी में जाना नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली एज फार एज योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इज कंसर्न। अब देखिए, इसमें भी कई चीजें आती है। अगर आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपने सही प्रकार के निवेश कर दिया है, और फिर आप एक उस पोर्टफोलियो में से एक छोटी रकम
को आप इस प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करें, वो ठीक रहेगा, इन द सेंस कि वो आपके लिए सुटेबल है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लार्ज है, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को ये सोचना कि 6 महीने में या 1 साल में मैं इक्विटी से अच्छा कमा लूंगा और यहाँ पर मैं विश्वास रखूंगा, ये एक सही अपॉर्चुनिटी चीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब भी आप इक्विटी में देखते हैं तो आपको दो चीजें देखनी है। एक कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं जिसमें एटलीस्ट 5 साल का आपका नजरिया हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अलग चीज है इन द सेंस कि वहां पर भी एक ही फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ये सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि डायरेक्ट इक्विटी में आप वही पैसा लगाए जो आपको कई सालों के लिए उसके सामने देखना ही ना पड़े या आपको उसकी जरूरत ना हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आज निवेश कर दिया, फिर सडनली आपने 6 महीने बाद कहा कि देखिए मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए चाहिए, तो मुझे इतनी रकम निकालनी पड़ेगी। तो उस समय ये करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको कई निवेश जो किया है आपने वो शायद लॉस में भी निकालने पड़े। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि जो पैसा मैं डायरेक्ट इक्विटी में फॉर एग्जांपल डालता हूं वो मैं कई सालों के लिए टच नहीं करूंगा, तो फिर भी मेरे लिए तकलीफ नहीं है, मुझको उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये माइंडसेट से आप जाइए तो फिर आप एक अच्छा चुनाव कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेस करेंगे तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर हाई, तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। चलिए, तो इस तरह से आपको आने वाले वक्त में अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट को बैलेंस आउट करना चाहिए और योजनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब जी, आपने समय निकाला और दर्शकों को इस पूरे मामले पर इतनी समझाइश दी। हम आगे बढ़ेंगे और